नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे महाराष्ट्र के अंदर क्या गिरने वाली है महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार। बताएंगे एक पार्टी ने छोड़ दिया है साथ, और इसी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंच गया अचानक शरद पवार। घंटों तक चली है मुलाकात दोस्तों, इसमें क्या कुछ पकाया गया है पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक बार फिर से बीजेपी मुस्लिमों को लेकर पड़ गई पीछे। रमजान की छुट्टी फिर से रद्द करा दी गई है दोस्तों। कहां से जुड़ी है बड़ी खबर आ रही है, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में आपको बताएंगे गुजरात के अंदर प्रशांत किशोर की टीम ने काम करना शुरू कर दिया है दोस्तों। किस पार्टी के लिए काम किया जा रहा है, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी रमजान में दिल्ली के अंदर छुट्टी देने के बाद वापस लेने के फैसले का विरोध करते हैं दोस्तों, और इसे भाजपा के दबाव के अंदर झुका हुआ एक फैसला बताते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए दोस्तों की जो विपक्षी पार्टियां हैं बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति से लड़ पा रहे हैं या नहीं लड़ पा रहे हैं। आप लोगों को कैसा लगता है लिखकर जरूर बताइएगा। कौन सी पार्टी है जो बीजेपी के सामने सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ जोरदार तरीके से मुकाबला कर रही है। कोई पार्टी आप देखते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। अगर आपको लगता है तो लिखकर जरूर बताइए कौन सी पार्टी है जो बीजेपी को सांप्रदायिक राजनीति करने से रोक भी पा रही है। आप लोगों को क्या कुछ लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक के बीच में उद्धव ठाकरे सरकार को बड़ा झटका लगा है दोस्तों। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल स्वाभिमानी पक्ष ने ऐलान किया है कि अब वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। स्वाभिमान पक्ष के नेता राजू शेट्टी ने मंगलवार को अपनी पार्टी के अधिवेशन में गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने पार्टी नेताओं के साथ लंबी चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि हम गठबंधन से अपने आप को अलग कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी गठबंधन से अपने आप को अलग कर रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि राजू शेट्टी ने हाल ही के अंदर अपनी पार्टी के इकलौते विधायक देवेंद्र भूयार को स्वाभिमानी पक्ष से निष्कासित कर दिया था। राजू शेट्टी ने 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद ही एनसीपी के नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया था। कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी को इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों एक तरीके से मोरल दबाव पड़ सकता है महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर, क्योंकि एक तरफ से तो ईडी और सीबीआई की लगातार रेड बढ़ रही है, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेताओं की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है दोस्तों, और दूसरी ओर इस तरीके से गठबंधन सहयोगियों का छोड़े जाना कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एक तरीके का दबाव बनाएगा। और इसी बीच दोस्तों जब शरद पवार मुंबई से सीधा दिल्ली पहुंच गए और नरेंद्र मोदी से जाकर मुलाकात करने लगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद शरद पवार से कई सारे सवाल पूछे गए। उनसे पूछा गया कि आखिर आप इस समय में जब महाविकास आघाड़ी गठबंधन को मजबूती के साथ में महाराष्ट्र के अंदर सामने रखना चाहिए, तो आप इस तरीके से आकर प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। तो इस पर दोस्तों जवाब देते हुए शरद पवार ने कहा कि शिवसेना के नेता संजय राउत के मामले को लेकर बातचीत हुई है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है। बीजेपी के नेता ईडी को लेकर धमकी दे रहे हैं। संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी? क्या ऐसा इसलिए किया गया है कि वे सरकार के खिलाफ बोलते हैं? बता दें कि ईडी ने राज्य के अंदर शिवसेना के नेता संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दादर में उनके अलीबाग की जमीन और फ्लैट को जब्त कर लिया है दोस्तों। और इस तरीके के फैसले के बाद शरद पवार का दावा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात जरूर की है, और ये भी कहा है कि संजय राउत को लेकर बातचीत की गई थी। लेकिन दोस्तों दो बड़े नेताओं के बीच में ऐसे ही मुलाकात नहीं होती, कोई ना कोई बड़ा कारण होगा दोनों के मुलाकात के पीछे। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई ने कस्टडी में भेज दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि उद्योगपति अनिल अंबानी के घर के बाहर एक एसयूवी में विस्फोटक सामग्री बरामद होने के मामले को लेकर महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी सचिन वांझे की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद आरोप के चलते अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिवसेना के दिग्गज नेता संजय राउत के खिलाफ जहां पर एक और कार्रवाई की है, वहीं पर दूसरी ओर दोस्तों सीबीआई ने अनिल देशमुख को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले उनको जेल में बंद रखा गया था, लेकिन अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी दोस्तों, और उनसे और भी सबूत जुटाए जाएंगे। साथ साथ आपको बता दें कि रमजान को लेकर दिल्ली में एक और ऐसा मामला सामने आया है जिसमें बीजेपी ने संगठन पर दबाव बनाया दोस्तों, संस्थान पर दबाव बनाया, जिसके बाद अपना फैसला वापस लेना पड़ा। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड ने ये फैसला लिया था कि रमजान के दौरान 2 घंटे की छुट्टी अलग से दी जाएगी, लेकिन बीजेपी के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोस्तों दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ये फैसला वापस लिया गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक और संस्थान है, एक और एजेंसी है एनडीएमसी, जिसने भी यही फैसला लिया था कि 2 घंटे की छुट्टी अलग से दी जाएगी। इस संबंध में सर्कुलर भी जारी किया गया था, जिसको लेकर बीजेपी के दिल्ली के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने इसका विरोध कर दिया दोस्तों। आपको बता दें कि एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने एनडीएमसी के अध्यक्ष और नगर निकाय के समक्ष प्राधिकारी से बात करते हुए रमजान की छुट्टी को कैंसिल करने के लिए कहा गया दोस्तों। इसके बाद दबाव बनाया बीजेपी के नेता ने, और दबाव में झुक भी गई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी, जिसने अपने ऐलान को वापस ले लिया है। कुल मिलाकर दोस्तों एक तरीके से कोई अथॉरिटी अगर कोई फैसला ले रही है तो उस पर बीजेपी के लोग दबाव बनाकर उसे वापस करवा देते हैं। कहीं न कहीं उस अथॉरिटी की ऑटोनॉमी, उसकी स्वतंत्रता को लेकर ही सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या बीजेपी के दबाव में इस तरीके से संस्थानें चलेंगी। आप लोग
लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड तो केजरीवाल सरकार के अंदर आता है, उसने भी अपना जो पुराना फैसला था उसको भी वापस ले लिया दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के दबाव के आगे दूसरी पार्टी की सरकारों में भी जो संस्थानें चल रही है वो झुक जाती है दोस्तों। कहीं ना कहीं एक तरीके से इस सवाल को अब सभी पूछने लगे हैं कि क्या दूसरी पार्टियों के पास बीजेपी के इस तरीके के एजेंडे का कोई जवाब नहीं है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गुजरात के अंदर काफी खींचतान होने के बाद दोस्तों प्रशांत किशोर अपनी टीम के साथ गुजरात में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि न्यूज अरीना की तरफ से दिए गए अपडेट में कहा गया है कि गुजरात के लोकल मीडिया ने ये बताया है कि कांग्रेस पार्टी की मदद करने के लिए प्रशांत किशोर की टीम गुजरात पहुंच गई है। इसी के साथ में आपको बता दें कि 5 साल में मोदी सरकार ने दी कितनी नौकरियां, इसको लेकर जब राज्यसभा और लोकसभा के अंदर सवाल पूछे गए तब ये जवाब आया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में जानकारी दी है कि केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में केंद्र की सरकार ने नौकरियों के लिए कुल मिलाकर 2 लाख से ज्यादा पदों का आवेदन मंगवाया था दोस्तों। कुल मिलाकर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि 1,74,744 जॉब दी गई कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से यानी एसएससी की तरफ से, वहीं पर यूपीएससी की तरफ से कुल मिलाकर 24,836 नौकरियां दी गई है। अगर आप इसे जोड़ लेंगे तो 2 लाख के आसपास नौकरी देने का दावा किया गया है। यानी 5 साल के अंदर, जहां पर एक और प्रधानमंत्री मोदी हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देने की बातें कर रहे थे, लेकिन अब उनकी सरकार, उनके ही मंत्री जवाब देते हुए कह रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा नौकरियां नहीं दे पाए। यानी अगर आप जोड़ेंगे तो 2 लाख भी नहीं हो रहा है। यानी 5 साल के अंदर दोस्तों 2 लाख नौकरी दे पाना भी भारी दिखाई देता है। इसी के साथ में तमिलनाडु के दिग्गज नेता टीटीवी दिनाकरण की मुश्किलें बढ़ गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले को लेकर ईडी ने समन भेजकर तलब किया है दोस्तों। ईडी ने दिग्गज नेता टीटीवी दिनाकरण को समन जारी करते हुए तलब किया है। तमिलनाडु के दिग्गज नेता के खिलाफ जब ये गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, उसके बाद से अब तमिलनाडु की राजनीति में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी के साथ में नाराज है सीएसएस कर्मचारी, यानी केंद्रीय मंत्रालयों का भी काम ठप पड़ गया है। केंद्र सरकार में सीएसएस यानी दोस्तों केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों का धैर्य अब जवाब देता दिखाई देता है। अगर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने इन अधिकारियों की मांग पर गौर नहीं किया तो सैकड़ों की संख्या में और भी ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। आपको बता दें कि पहले ही लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, जहां पर नॉर्थ ब्लॉक में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के कार्यालय पर हल्ला बोला गया है। 4 अप्रैल को आकाशवाणी भवन के निकट एक स्थान पर सीएसएस फोरम के पदाधिकारियों की बैठक में डीओपीटी को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि जल्द से जल्द केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के नियमित पदोन्नति को लेकर आदेश जारी किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो विरोध को और तेज किया जाएगा आने वाले दिनों के अंदर। इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश पहुंचे दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री, सभी ने मिलकर जयराम ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उनके गृह जिले के अंदर दोस्तों जोरदार एक रैली रोड शो निकालकर दिखाया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में देशभक्ति गाने के साथ रोड शो निकाला गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा हाथ में लेकर सरकार को उखाड़ फेंकने को लेकर नारे लगाते दिखाई दिए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान बयान देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में आकर अच्छा लगा, इतने शानदार स्वागत के लिए शुक्रिया। रोड शो में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ज्यादा नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी का झंडा भी लोगों के हाथ में है, लेकिन वो कम है। इसी के साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अपनी सरकार के गुणगान गाए हैं दोस्तों। बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा रोड शो करके दिखाया है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो माना जा सकता है कि बीजेपी के लिए इस राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी एक बड़े चैलेंज के तौर पर उभर सकती है। कारण यह है कि राज्य छोटा है और बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। इसी के साथ में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी का कहना है कि आज सभी सेकुलर दलों की प्राथमिकता देश और संविधान को बचाने के लिए और जनता को साथ में लाने की होनी चाहिए। इसके लिए भाजपा को सत्ता से हटाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें भाजपा को अलग थलग करके हराना होगा। उसके लिए सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक साथ मिलकर मतभेद भुलाकर साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। केरल के कन्नूर के अंदर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की 23वीं पार्टी कांग्रेस के दौरान येचुरी ने कहा कि इस बैठक में हम सभी को साथ में आकर एक विकल्प को लेकर सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त मोर्चा तैयार किया जाना चाहिए। इस दिशा में कैसे आगे बढ़ना है, इस पर पार्टी कांग्रेस के साथ में मंथन करेगी। साथ साथ आपको बता दें कि मुर्तजा पेपर लीक मामले को लेकर और अखिलेश यादव ने कई और मामले पर योगी सरकार को घेरा है। शिवपाल यादव के सवाल को लेकर भी उन्होंने जवाब दिया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गोरखपुर मंदिर हमले, बोर्ड पेपर लीक, अयोध्या के मामले को लेकर और कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भाजपा लोकतंत्र की किलर है, उससे निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं कराई जा सकती। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने चाचा शिवपाल को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि उन्होंने शिवपाल को लेकर बयान देते हुए कहा कि उन बातों को लेकर आपको समय अब व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में पेपर लीक मामले
मामले को लेकर उन्होंने कहा कि बलिया के पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया गया, उनके परिवार के लोग रो रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो इस तरीके से दुर्भावना के साथ जो कदम उठाया है ये पूरी तरीके से देश के अंदर लोकतंत्र का हनन है। साथ ही साथ दोस्तों करौली हिंसा मामले को लेकर पाकिस्तान की तरफ से भी बयान सामने आया। आपको बता दें कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के लिए दुनिया भर में बदनाम मुल्क पाकिस्तान की तरफ से एक बयान सामने आया। भारत को घेरने की कोशिश में लगा पाकिस्तान ने कहा कि राजस्थान के करौली हिंसा और आगजनी की घटना जो हुई है इससे ये दिखाई देता है कि भारत अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने इस तरीके का बयान दिया है। अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता करौली हिंसा पर बयान को छापा है, जिसमें बताया गया है कि भारत में अल्पसंख्यक विशेष रूप से मुस्लिमों को डराया जा रहा है, वे डर में जी रहे हैं। इस मामले में सरकारी मशीनरी की उदासीनता को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई इस जानकारी के बाद अब भारत की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया दी जा रही है। दोस्तों भारत सरकार ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर पूरी अपडेट आते ही आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा का बड़ा बयान कहा। नवरात्र में मीट बैन पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि मेरे संविधान का अधिकार है कि मुझे क्या खाना है। उन्होंने कहा कि संविधान मुझे चाहे मीट खाने का पूरा अधिकार देता है। इसी के साथ में उन्होंने बीजेपी सरकार के लिए जा रहे फैसले पर भी तीखी आलोचना की है। दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण दिल्ली के मेयर ने नवरात्रि में मीट बैन की मांग की थी और टीएमसी के नेता ने यह बयान देते हुए कहा कि मैं दक्षिण दिल्ली में रहती हूँ, संविधान मुझे मीट खाने की इजाजत देता है, साथ ही मीट शॉप को खोलने की आजादी भी देता है। महुआ मोइत्रा ने एक तरीके से बीजेपी के लोगों को फिर से ललकारा है। दोस्तों भाजपा के लोग इस पर पलटवार भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर ये बात पूरी तरीके से तय है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता है जो बीजेपी के खिलाफ जोरदार बयान देते हुए बीजेपी के स्टैंड का पुरजोर विरोध करते हैं और यही बड़ा कारण है कि ममता बनर्जी जनता के बीच में शायद इतनी पॉपुलर है, यही बड़ा कारण हो सकता है। इसी के साथ में नमामि गंगे के तहत आवंटित किए गए पैसे का इस्तेमाल न करने पर सीएजी की रिपोर्ट में बिहार सरकार की जमकर आलोचना की गई है। केंद्र सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत दोस्तों पटना के अंदर गंदे जल की निकासी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्वीकृत की गई राशि का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल नहीं करने के मामले पर सीएजी यानी कैग की तरफ से बिहार सरकार की जमकर आलोचना की गई है। यानी कैग ने कहा कि पैसा दिया जा चुका था लेकिन बिहार सरकार पैसे का इस्तेमाल नहीं कर रही है। नालियों की सफाई के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया। वेस्ट ट्रीटमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट लगने वाले थे, उनको लेकर भी कोई फैसला नहीं लिया गया। यानी एक तरीके से दोस्तों बिहार में नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं हो पा रहा और यही बड़ा कारण है कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाली सीएजी जो बीजेपी की सरकार की जबरदस्त तरीके से आलोचना कर रही है। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी सत्येंद्र जैन का बयान कहा, शुक्रिया हिमाचल प्रदेश के लोगों, दिल खोलकर हमें अपनाने के लिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम मिलकर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार लेकर आएंगे और यहाँ मिलकर राजनीति बदलेंगे। वहीं दोस्तों आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद किस तरीके के घाटी के हालात हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के किस तरीके के हालात हैं, ये सवाल पूछा गया था केंद्र के मंत्री से। तो मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि 87 नागरिकों की अभी तक मौत हुई है धारा 370 हटने के बाद और 99 सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं। कुल मिलाकर अभी भी हत्याओं का दौर लगातार जारी है, लेकिन मोदी सरकार और बीजेपी के लोगों के अलग ये दावे हैं धारा 370 हटने के मामले को लेकर। दोस्तों वहीं पर आचार्य प्रमोद ने नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए टिप्पणी की है दोस्तों, जिस पर बीजेपी के लोग अब जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी फोटो खिंचवाने के काफी शौकीन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और इसी बीच दोस्तों बाबू जगजीवन राम की बर्थ एनिवर्सरी थी बीते दिन, जहां पर प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करते हुए अपनी पुरानी कोई तस्वीर साझा करते हुए बाबू जगजीवन राम को श्रद्धांजलि दी है। दोस्तों इस पर आचार्य प्रमोद ने कहा कि अरुण जेटली भी दिखाई दे रहे हैं, ये तो चमत्कार है प्रभु। यानी एक तरीके से दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करते हुए बाबू जगजीवन राम को याद कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफी साल पुरानी तस्वीर है, जिसको लेकर अब लोग सवाल ये खड़ा करते हैं कि प्रधानमंत्री ने अगर श्रद्धांजलि दी थी तो उनको तभी की तस्वीर साझा करनी चाहिए थी, उसी दिन की तस्वीर साझा करनी चाहिए थी, लेकिन पुरानी तस्वीर उठाकर लगा दी गई और लेकिन बाद में मिस्टेक पता चला कि इसमें अरुण जेटली दिखाई दे रहे हैं, वरना अभी की तस्वीर बताकर जनता को फिर से मूर्ख बना दिया जाता। आचार्य प्रमोद कृष्णम इसी पर निशाना तंज कस रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ में भारत में मिला है ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट XE का नया और पहला केस BMC महाराष्ट्र की तरफ से। दोस्तों इसको लेकर पुष्टि की गई है। WHO ने एक अपडेट देते हुए कहा था कि सबसे खतरनाक वेरिएंट में से एक है XE वेरिएंट, जो ओमिक्रॉन का ही नया स्ट्रेन है और ये वायरल काफी तेजी से फैलता है। दोस्तों इसका पहला केस देश के अंदर आ गया है महाराष्ट्र के अंदर, तो सचेत रहने के लिए भी कहा गया है। वहीं पर गौरी लंकेश हत्याकांड मामले को लेकर 27 मई से शुरू होने जा रही है सुनवाई। 17 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे चलने वाले हैं, एक अभी फरार चल रहा है। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर हिजाब पर अलकायदा का बयान इसमें आघात तत्वों की संलिप्तता को साबित करता है। कर्नाटक के गृह मंत्री अर्का ज्ञानेंद्र ने बुधवार को कहा कि हिजाब विवाद पर अलकायदा सरगना ऐमान अल जाविहिरी द्वारा दिए गए वीडियो वाले बयान को लेकर उन्होंने आरोप लगाया है
है कि तारीफ की जा रही है मुस्कान खान की, जिसने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था। और आगे गृह मंत्री बयान देते हुए कह रहे हैं कि इस घटनाक्रम से कई सारे लोगों के तार जुड़े हुए हैं। दोस्तों दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है, जहां पर बीते दिन कर्नाटका में जो हिजाब विवाद चल रहा है उस पर अलकायदा के सरगना आयमान अल जवाहिरी द्वारा जारी किए गए वीडियो बयान और हिजाब के बचाव में खड़ी रही छात्रा मुस्कान खान की तारीफ करना तथा अल्लाहू अकबर के नारे लगाना इस विवाद से अज्ञात तत्वों की संलिप्तता को साबित करता है। ये बयान देते हुए गृह मंत्री दिखाई दे रहे हैं कर्नाटका के। दोस्तों इसी के साथ में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का नया कमाल, मृतक और रिटायर्ड पुलिस अफसरों का भी तबादला कर दिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर अजब सा गजब सा खेल देखने को मिल रहा है। पर्यटन विकास निगम का एक विज्ञापन कुछ साल पहले काफी चर्चित हुआ था। लगता है कि राज्य के अंदर सरकारी मशीनरी का अब पूरी तरीके से विघटन हो चुका है। दोस्तों यही कारण है कि पुलिस महकमे में ऐसे 2 अहम अफसरों के तबादले को लेकर आदेश जारी किया गया है, जिनकी या तो मौत हो गई है या उनका रिटायरमेंट हो चुका है। दोस्तों राज्य के गृह विभाग ने बीते दिनों 167 पुलिस उपाधीक्षक और कई अधिकारियों के तबादले किए थे। इस दौरान 2 नाम है जिसको लेकर चर्चा में अभी भी पूरा मामला दिखाई दे रहा है। इस तरीके के बड़े ब्लंडर को लेकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी भी काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होकर सवाल खड़ा कर रही है कि क्या मध्य प्रदेश के अंदर पूरा इंस्टीट्यूशन ही कोलैप्स है। इतने दिनों से बीजेपी की सरकार चल रही है और इसीलिए इस तरीके का ब्लंडर देखने को मिलता है। दोस्तों वहीं पर ओसामा को फंसाने के लिए तेजस्वी यादव ने रची है क्या साजिश। मांझी के पार्टी के नेता ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि मांझी के पार्टी के नेता ने बयान देते हुए दोस्तों तेजस्वी यादव को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिवान गोलीकांड मामले को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने बड़ी बात कही है। पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने दावा करते हुए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए उन्होंने साजिश के तहत दिवंगत सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा शाह का नाम भी घसीटा है। रिजवान ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली थी, लेकिन भगवत मान के शपथ लेने के बाद दोस्तों अब एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए एक शख्स दिखाई दे रहा है, जिसके बाद दोस्तों उसे दफ्तर से बाहर धकेल कर किया गया है और सोशल मीडिया पर लोग इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या यही है नई राजनीति। वहीं पर एएमयू के अंदर अभद्र लेक्चर देने के मामले को लेकर जितेंद्र कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के बाद प्रोफेसर ने एएमयू के कुलपति को माफीनामा दे दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएमयू के तरफ से एक कमेटी भी बिठा दी गई है। दोस्तों दरअसल अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार के द्वारा अपनी क्लास के दौरान एक प्रेजेंटेशन दिया गया था, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया। बताया गया कि हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ गलत बातें बोली गई थी, जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों इस पूरे मामले पर देखते हैं क्या कार्रवाई की जाती है। इसी के साथ में श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति गोटाबाया नहीं दे रहे हैं अपना इस्तीफा। जनता मांग कर रही है कि राजपक्षीय परिवार को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी उनके परिवार के लगभग ज्यादातर लोग सियासत में है, बड़े बड़े पदों पर है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लेकर गवर्नर तक बने हुए हैं और उनकी जनता ये मांग कर रही है कि सभी लोगों को, जितने भी राजपक्षीय परिवार है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस लगातार बढ़ती जा रही है श्रीलंका के अंदर और इसको कंट्रोल कर पाने में पूरी तरीके से सरकार प्रशासन विफल है और इसीलिए सबसे पहले बड़े नेता को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन मंत्रियों का इस्तीफा ले चुके गोटाबाया राजपक्षे ने अभी तक अपना इस्तीफा नहीं दिया है, जिसको लेकर अब सवाल एक बार फिर से गहरा गए। दोस्तों वहीं पर सोनिया गांधी से मिले महाराष्ट्र कांग्रेस के 22 विधायक, बोले नहीं मिलता हमको फंड, हमारी पूरी तरीके से अनदेखी की जा रही है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का केवल नाम चल रहा है, काम के लिए कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं पूछ रहा। न कांग्रेस पार्टी के विधायकों की कोई सूद ले रहा है, न ही कोई फंड देने को प्रोवाइड करने को तैयार है। इसी के साथ में दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने आजादी गौरव यात्रा निकालने का फैसला लिया है। देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी देश के विकास में दिए उनके योगदान को याद दिलाने के लिए और 75 साल देश की आजादी के मनाने को लेकर ये फैसला लिया है। इसका नाम होगा आजादी गौरव यात्रा, जहां पर जगह जगह कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता झंडा लेकर निकलेंगे और पार्टी के योगदान को जनता के बीच में पहुंचाएंगे। इसी के साथ में यूक्रेन के बढ़ते संघर्ष के सख्त खिलाफ है भारत। एस शंकर ने बयान देते हुए कहा कि हिंसा से किसी भी तरीके का कोई रास्ता नहीं निकलेगा। वहीं पर दोस्तों अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले की लीगेसी को अपने साथ में लाने के लिए बीजेपी के लोगों ने यह फैसला लिया है कि सामाजिक न्याय के लिए 15 दिनों तक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के अंदर सत्ता दल की तरफ से पहल की गई है, जिसमें भाजपा दलित वर्गों के अंदर पैठ बनाने के लिए एक मुहिम चलाने वाली है। दोस्तों 15 दिनों तक ये मुहिम चालू होगी, जिसमें ज्योतिबा फुले से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर की लीगेसी को अपने साथ में जोड़ने की कोशिश की जाएगी। वहीं पर यूपी गोवा में जमानत जब्त होने वाले अमित शाह के वार पर संजय सिंह का पलटवार, बीजेपी का जीरो वाला पूरा इतिहास पढ़ डाला। कहा बीजेपी ने
जीरो से शुरुआत की थी। हमारी आलोचना करते हैं लेकिन इनको अपना पास्ट भी याद रखना चाहिए। वहीं पर राहुल गांधी का बयान, कहा नौजवान देश के लिए जान देने को तैयार है लेकिन यह निकम्मी सरकार सेना में भर्ती निकालने को तैयार नहीं है। ये निकम्मी सरकार है, न रोजगार न रक्षा, इसके अच्छे दिन। ये सवाल उन्होंने पूछा है। वहीं पर दोस्तों, चुनाव से पहले भाजपा ने गुजरात में मतदाताओं को मनाने के लिए बाइक रैली निकाली है। यानी आप समझ सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे बीजेपी गुजरात चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को नया आयाम देती दिखाई दे रही है। ऐसे में दोस्तों हमारे साथ लगातार बने रहे, जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।